वेलकम टू अरी रेहान। दिस इज योर बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर शिवानी भार्गव। आज का जो हमारा वीडियो है बेटा, इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं वो 10 से 15 मिनट के अंदर, कि ग्राफ वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं तो 10 से 15 मिनट के अंदर बायोलॉजी के सारे ग्राफ्स जो है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बच्चा, तो इकोलॉजी के अंदर आपको पता है कि हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है ये उसी का दे रखा है। एज वी गाइस नो कि हम दो टाइप के ग्रोथ कर्व अपन डिस्कस करते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ग्रोथ, और दूसरा है बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, तो पहला कंडीशन, तो जब अगर आपके नेचर के अंदर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो वो आपका जे शेप कर्व बनाता है, लेकिन शुरुआत में बहुत तेजी से इंक्रीज होता है और उसके बाद एकदम से डिमिनिश हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये रिस्पॉन्सेज नहीं है बच्चा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर जब रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटेड यानी कि लिमिटेड है तो द ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, मतलब जब रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, यानी कि नॉट लिमिटेड का मतलब आपके रिसोर्सेज हैं अनलिमिटेड। जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होता है तो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलता है, जो आप ए फैक्टर के अंदर ए में देख रहे हो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब ये पॉपुलेशन डेंसिटी हम बात करें तो एकदम से पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। इसके इक्वेशन से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको मैथमेटिकली अपन एक्सप्रेस करते हैं dn/dt इज इक्वल्स टू rn। ये आपका शो कर रहा है, ये आपका जे शेप कर्व आ रहा है, ये आपका शो कर रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। ठीक है, ये ए वाला जो सेक्शन है दिस इज फॉर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बेटा। इसके अंदर ये कब देखने को मिलता है? जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं जे शेप कर्व दिखाई दे रहा है, जे शेप्ड हो रहा है ये। ठीक है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक, कि रिसोर्सेज जब अनलिमिटेड है तो एकदम से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करते हैं ये भी क्वेश्चन आ जाता है, dn/dt इज इक्वल्स टू rn। दूसरा हम देखते हैं बच्चा लॉजिस्टिक ग्रोथ। हम जिस नेचर में रह रहे हैं हम भी लॉजिस्टिक ग्रोथ को ही शो करते हैं। क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, ये प्रैक्टिकल चीज है। रिसोर्सेस नेचर के अंदर लिमिटेड होंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ लिमिटेड, इट डजेंट मीन कि कम है। एक स्पीशीज को फुल्ली इनलेट पोटेंशियल से जितने मैक्सिमम ग्रोथ के लिए जितने रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है उतने अवेलेबल है। रिसोर्सेस की कमी नहीं है लेकिन लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है भाई, जो बी कंडीशन है इसके अंदर बच्चा अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते। ये कब देखने को मिलता है? जब आपके नेचर के अंदर रिसोर्सेज हो लिमिटेड। ठीक है, जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तब अपन को लॉजिस्टिक ग्रोथ देखने को मिलती है लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनता है ये सिग्मोइड, सिग्मोइड और एस शेप कर्व देखने को मिलता है। देखो लिखा है बी के अंदर, वेल रिस्पॉन्सेज नहीं है बच्चा, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पर। इट इज रिसोर्सेज, इट इज रिसोर्सेज। व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड तो जो ग्रोथ है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ है। यहाँ पर के होता है कैरिंग कैपेसिटी, के कैरिंग कैपेसिटी को इंडिकेट करता है, यानी कि जो बी वाला आपको दिख रहा है दिस इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ है। ठीक है, ये कब देखने को मिल रहा है? जब नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड है। शेप कैसा आ रहा है? ये सिग्मोइड, एज यू कैन क्लियरली सी इन दैट पर्टिकुलर डायग्राम, ये सिग्मोइड और एस शेप है बेटा। ठीक है, और उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये नीट 2026 में भी आया, मतलब कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसे वेलोसिटी पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं। dn/dt इज इक्वल्स टू rn k माइनस n अपॉन k। यहाँ पर k मतलब कैरिंग कैपेसिटी होता है। सिग्मोइड, ये देखो आप एस शेप दिख रहा है, इसमें क्या होता है शुरुआत में तो बेटा लेग फेस होता है, ये होता है लेग फेस, यानी कि धीरे 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 ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे टाइम के धीरे धीरे ग्रोथ होती है। फिर आता है लॉग फेज, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, यानी कि एकदम से तेजी से ग्रोथ होती है। मैक्सिमम ग्रोथ इसी फेज के अंदर होता है, मैक्सिमम पॉपुलेशन इसमें बढ़ेगा। फिर आता है आपका ये स्टेशनरी फेज की ऑलमोस्ट स्टेबल हो गई है, ब्लैक लॉग, फिर स्टेशनरी फेज आ गया ये।
ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है सिग्मोइड और एस शेप्ड ग्राफ किसके अंदर, आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर। इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं बात कर ली, वर्ल्ड होल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं। और के यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी है। एक क्वेश्चन और आ जाता है, एसिम्पटोट की कंडीशन कब आती है, एसिम्पटोट की कंडीशन कब आती है, ऑलरेडी क्यों है, जब पॉपुलेशन डेंसिटी और कैरिंग कैपेसिटी बराबर हो तब आपके एसिम्पटोट की कंडीशन देखने को मिलती है। तो अब आप आराम से समझ पाएंगे कि मैंने ये जे शेप यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये सिग्मोइड यानी कि ये आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो डायग्राम है बच्चा, दिस इज फ्रॉम द आपका इकोलॉजी सॉरी इवोल्यूशन सेक्शन से है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पहला स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन दे रखा है, फिर सेकंड में आपको डायरेक्शनल दे रखा है और थर्ड में डिसरप्टिव दे रखा है। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है। पहले इन ग्राफ के अलावा मैं अगर आपको एक सिंपली एक चीज बताऊँ, एक सिंपली अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ बेटा, ठीक है, तो नेचर के अंदर अधिकतर जैसे कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप बॉडी वेट ले लो, चाहे आप हाइट ले लो, चाहे आप कॉम्प्लेक्शन ले लो, कुछ भी ले लो, सपोज मैं बॉडी वेट की बात करूं, तो जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है कि एक होता है कि 4 किलो से ऊपर, मतलब 5 किलो का बच्चा, 6 किलो का बच्चा, 7 किलो का बच्चा, यानी कि बहुत एक्सेसिव वेट वाला बच्चा। एक होता है अंडर वेट बच्चे की 1 किलो का, 1.5 किलो का बच्चा। तो ये जो एक्सट्रीम है ना, एक्सट्रीम 2 पॉइंट है इसमें, एक एक्सट्रीमली लो बॉडी वेट, एक एक्सट्रीमली हाई बॉडी वेट। इन दोनों के अगर हम आम अभी आप देखो पॉपुलेशन के अंदर, तो ऐसे बच्चे कि बिल्कुल अंडरवेट पैदा हो, 1 किलो 1.5 किलो के ही हो रहे हैं, तो ये भी बहुत कम होते हैं। और बहुत ओवरवेट बच्चा पैदा हो कि हम 5 किलो का, 5.5 किलो का, 4.5 किलो का, ये भी कम होता है। नॉर्मली अधिकतर बेबीज कैसे बॉर्न होते हैं, एवरेज बॉडी वेट वाले, 3-3.5 किलो के आसपास के बीच में। तो यानी कि ऐसे आप हाइट देख लो, एकदम कोई दोनों लोग भी बहुत कम देखने को मिलेंगे, तो एक्सट्रीम लो भी बहुत कम होंगे। और होता है एक्सट्रीम हाई कि मतलब बहुत ज्यादा लंबे हो, 6.5 फुट 7 फुट के, ऐसे लोग भी बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो फिर नॉर्मली क्या होता है मैम, हमारी तरह एवरेज हाइट वाले, मतलब मीन वैल्यू ज्यादा इसके अंदर देखने होता, मतलब कुल मिला के कि एक एक्सट्रीम लो है, एक एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम लो भी कम होता है, एक्सट्रीम हाई भी कम होता है, मीन वैल्यू को सिलेक्ट करता है, यानी कि जो एवरेज बॉडी वेट है, एवरेज हाइट है, ऐसे लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा ही होता है बेटा आपके स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन के अंदर। स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन में क्या होता है, जो मीन वैल्यू है ये ज्यादा देखने को मिलेगी, जो एक्सट्रीम लो या एक्सट्रीम हाई, ठीक है, ये आपको कम देखने को मिलेंगे। यू कैन सी एक्सट्रीम लो वाले भी कम होंगे, एक्सट्रीम हाई वाले भी कम होंगे। जो मीन वैल्यू यानी कि एवरेज बॉडी वेट है, एवरेज हाइट है, ऐसे ही लोग आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो और इसके अंदर क्या होता है, पीक जो है ये धीरे धीरे और समय के साथ ये और नैरो होता जाएगा, पीक गेट हायर एंड नैरो, यानी कि मीन वैल्यू को सिलेक्ट करता है। ये होता है स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, जो डिसरप्टिव पॉपुलेशन है बच्चा, इसके अंदर क्या होता है, डिसरप्टिव पॉपुलेशन में क्या होता है, हमने जैसे कि बात की एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई, इसमें जो एवरेज है, जो मीन है वो नहीं, इसके अंदर दोनों ही एक्सट्रीम, चाहे मैं एक्सट्रीम लो की बात करूं ये भी सिलेक्टेड होता है नीचे द्वारा, और एक्सट्रीम हाई देखने को मिलता है। दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस देखने को मिलेंगी, या तो एक्सट्रीम लो या तो एक्सट्रीम हाई, बीच वाला देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल बताऊं, स्नेल्स के अंदर होता है, इट इज नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी, बट मैं ऐसे ही बता देती हूँ। एक होता है ब्लैक शेल, एक होता है व्हाइट, मतलब एक्सट्रीम कलर। अब ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो मुझे हिसाब से इसको ज्यादा चर्चा करने की, मुझे इस एग्जाम्पल की डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। पर कुल मिला के डिसरप्टिव पॉपुलेशन में थर्ड जो ग्राफ दे रखा है ना बच्चे, डिसरप्टिव पॉपुलेशन का है। अब मैं एक्सट्रीम बोल रही हूँ, तो एक्सट्रीम भी तो दो टाइप के मैम, एक तो जैसे हमने बॉडी वेट की बात की कि मैम एक तो एक्सट्रीमली लो हो या एक्सट्रीम हाई हो, एवरेज वाला सेलेक्ट हुआ था स्टेबलाइजिंग के अंदर। तो डिसरप्टिव पॉपुलेशन में क्या होता है बेटा, ये एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई दोनों ही सिलेक्ट होंगे, मीन वैल्यू मीन वाला नहीं होता, ये देखो। इसलिए आप दो पीक दिख रहे, एक एक्सट्रीम लो का, एक एक्सट्रीम हाई का। दिस इज द डिसरप्टिव पॉपुलेशन। ठीक है, डायरेक्शनल में क्या होता है, मीन तो इसमें भी एवरेज वाला तो इसमें भी नहीं सिलेक्ट हो रहा,
इसमें लेकिन जैसे इसमें दोनों ही सिलेक्ट है, एक्सट्रीम लो एक्सट्रीम हाई, इसमें या तो एक्सट्रीम लो ही या तो एक्सट्रीम हाई ही, एक ही पीक देखने को मिलेगा। लेकिन कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, आप जैसे आपने इंडस्ट्रियल मॉडर्निज्म के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले जब एनवायरनमेंट में पोल्यूशन वगैरह नहीं था, ठीक है, तो हम देखते थे कि भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले की अगर मैं बात करूं तो व्हाइट कलर के जो पेपर्ड मॉथ्स थे ये ज्यादा थे, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बात करें, यानी कि इस एक्सट्रीम को चुना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बात करूं मैं, तो ब्लैक कलर के पेपर मॉथ्स ज्यादा हुए बेटा, इसको नेचर ने सिलेक्ट किया ब्लैक कलर वाले को, क्यों? क्योंकि पोल्यूशन वगैरह की जैसे जो ट्री ट्रंक थे वहां पे डार्कनेस हो गई, तो फिर ये ब्लैक पेपर मोथ उस डार्क में छुप जाता था, ये अपन ने पढ़ा है, तो प्रेडेटर आराम से ढूंढ ही नहीं पाएगा, तो नेचर में इसको सिलेक्ट किया। तो यानी कि एक बार में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले व्हाइट कलर के पेपर मोथ ज्यादा थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ब्लैक कलर के पेपर मोथ ज्यादा हुए, ठीक है। तो समय के अनुसार एनवायरनमेंट में बदलाव हुआ तो सिलेक्शन बदल गया। ऐसे ही हम जैसे ड्रग रेजिस्टेंट वैरायटी की बात करें, डीडीटी रेजिस्टेंट की बात करें, तो एक तो होगा डीडीटी सेंसिटिव, एक है डीडीटी रेजिस्टेंट। अब जब पहले जब डीडीटी का छिड़काव, जब ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं था, तो डीडीटी रेजिस्टेंट वाले नहीं थे, सेंसिटिव वाले ज्यादा थे। फिर बाद में क्या हुआ, डीडीटी का छिड़काव तो रेजिस्टेंट वैरायटी बहुत ज्यादा देखने को मिली। ऐसे ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, एक होता है एंटीबायोटिक सेंसिटिव, एक्सेस एंटीबायोटिक के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ज्यादा देखने को मिले। यानी कि दोनों ही एक्सट्रीम वाले को, एंटीबायोटिक या तो सेंसिटिविटी को सिलेक्ट करेगा या रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करेगा, दोनों को एक साथ नहीं कर रहा, लेकिन एनवायरनमेंट में चेंजेस के अनुसार ये अपना सिलेक्शन बदल दे रहा है, कभी एंटीबायोटिक सेंसिटिव को सिलेक्ट किया तो कभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को, कभी डीडीटी सेंसिटिव को सिलेक्ट किया तो कभी डीडीटी रेजिस्टेंट को, कभी व्हाइट पेपर मोथ को तो कभी ब्लैक को, मतलब समय के अनुसार ये चेंज हुआ। तो इसलिए देखो, सीनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, जैसे कि मैंने व्हाइट और ब्लैक पेपर मोथ का बोला, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ब्लैक कलर पेपर मोथ ज्यादा है, पहले व्हाइट कलर की ज्यादा थे, यानी कि एक्सट्रीम को भी सिलेक्ट करता है, लेकिन एक बार में एक ही एक्सट्रीम सिलेक्ट होगा, दोनों एक साथ नहीं। मीडियम साइज इंडिविजुअल आल्सो फैट, पीक जो है एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द मतलब जैसा है कि चेंजेस हो रहे हैं, तो पीक जो है उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। दिस इज द डायरेक्शनल थिंग। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी इन द क्लास। तो आराम से आप ये जैसे पीक मीन को सिलेक्ट कर रहा है, नैरो होता जा रहा है, तो ये स्टेबलाइजिंग है कि मैम एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई नहीं, मीन को सिलेक्ट करेंगे, इसमें एवरेज वाले को सिलेक्ट होता है। ये दो पीक दिख रहे हैं तो आप बता दो कि मैम एक्सट्रीम लो एक्सट्रीम हाई दोनों को सिलेक्ट कर रहा है, यानी कि ये डिसरप्टिव है और एक डायरेक्शनल के अंदर शिफ्ट हो रहा है, पीक एक ही तरफ है, तो यानी कि ये है आपका डायरेक्शनल वाला। आराम से आप इसे पहचान लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद अगेन इकोलॉजी यूनिट से ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में ये काफ अपन पढ़ते हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट ने जब साउथ अफ्रीकन जंगल्स को एक्सप्लोर किया तो उन्होंने क्या देखा कि भाई शुरुआत में तो क्या होता है कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज हुआ आपका स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होता गया। देखो ये इतना एरिया एक्सप्लोर किया तो स्पीशीज रिचनेस इतनी हो गई, ये और ज्यादा एरिया तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ज्यादा एरिया एक्सप्लोर कर रहे हो स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जा रही है, बट ओनली अप टू अ लिमिट। उसके बाद ये देखो स्टेशनरी फेज आ गया, उसके बाद नहीं बढ़ती। तो इसमें जो ये ग्राफ बनता है बच्चा, ये बनता है मेरे बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये जो ग्राफ बना आपका, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। कि जैसा जैसे आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है, यू कैन सी स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है, लेकिन ओनली अप टू अ लिमिट, उसके बाद नहीं बढ़ती। इसी को आप लॉग स्केल में दिखेंगे तो आप यू कैन सी नोट दैट ऑन द लॉग स्केल में अगर आप देखोगे तो ये रिलेशनशिप एक लीनियर लाइन है, ठीक है। इसमें ये बकायदा आपको पता होना चाहिए, इट इज log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a। यहाँ पर s जो है ये स्पीशीज रिचनेस है, दिस इज स्पीशीज रिचनेस है, ठीक है। ये बकायदा क्वेश्चन आ जाता है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, स्लोप क्या है, ठीक है। और ए जो है यहाँ पर ये एरिया कवर्ड है। तो लॉग स्केल में ये लीनियर ये बनती है लाइन, और वैसे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है नॉर्मली, ठीक है। ये दोनों विद इक्वेशंस आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आता है। इसमें क्या है, इसको समझने के लिए पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो। मेनली क्या होता है बेटा, सबस्ट्रेट जो है आपका ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, हो यही रहा है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन अगर ये
अब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसी को अपन एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट होगा उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसमें कंडीशन है कि अगर एंजाइम की प्रेजेंस में ये चीज हो रही है तो ये इट एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, और अगर एंजाइम की एब्सेंस में होगा, मतलब अगर एंजाइम की प्रेजेंस में ये होगा तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है। और एंजाइम्स की एब्सेंस में हो रहा है ये, ठीक है। ये देखो, ये सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अगर इसके लिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, एक नेक कट लगा देना मैं दोबारा, क्योंकि मैं शायद बीच में अटकी हूँ, इसको मैं दोबारा से कर रही हूँ, इसके बाद चेंज करते हुए दोबारा से कर रही हूँ, बीच में अटक गई थी मैं, ठीक है। चलो बच्चा, नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हम समझेंगे मैम एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वही आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है। अब आपको पता ना एंजाइम का भी रोल होता है, तो अगर एंजाइम है, अगर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जो चेंज हो रहा है अगर ये एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, देखो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम इसमें कम चाहिए। और अगर आपका एंजाइम नहीं है, विदाउट एंजाइम आपको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। तब इसमें क्वेश्चन ऐसे ABCD लेबलिंग से आ जाता है, तो आप आराम से पहचान पाओगे कि ना ये सबस्ट्रेट एनर्जी इसके अंदर इतनी और उसके अंदर ज्यादा सबस्ट्रेट एनर्जी चाहिए। तो हमें पता है सबस्ट्रेट एनर्जी ज्यादा किस में चाहिए थी, ट्रांजिशन, जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के ट्रांजिशन में, देखो ट्रांजिशन स्टेट में जो सबस्ट्रेट एनर्जी जो चाहिए ज्यादा किसने चाहिए होती है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम वाले में, ठीक है। और एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देगा, तो हमें सबस्ट्रेट एनर्जी भी कम चाहिए होती है। तो इसमें इतनी सबस्ट्रेट एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो ये विद एंजाइम वाला है। तो आप आराम से पहचान पाएंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम में आपको एनर्जी कम चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, और विदाउट एंजाइम में आपको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो ये आप ग्राफ आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये तो कुछ इस तरीके का डायग्राम है, अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। तो वो ये बता रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट से कैसे ये करता है कि शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ पाए तो आपका वेलोसिटी जो है रिएक्शन की ये भी इंक्रीज होती है। शुरुआत में इंक्रीज होती है, लेकिन एक पॉइंट आता है जब आप मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर चुका होता है, ठीक है। तो उसके बाद वापस से डिक्रीज होना शुरू हो रहा है, यू कैन सी। मतलब कि हम एक सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है शुरुआत में बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखो वी मैक्सिमम अटेंड हो चुका, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड, ये वी हाफ आया, फिर ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड हो जाती है। तो उसके बाद अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाओगे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर आप देखो, ये तो बहुत इजीली आप देख पा रहे हो कि ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, कम होगा तो भी आपका ये कम, एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, और ज्यादा पर भी कम होगी, सेम विद द टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर तो एंजाइम डीनेचुरेट ही हो जाएंगे, तो हाई लो टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, हाई टेम्परेचर पर भी कम होगी। इसमें एवरेज टेम्परेचर, एवरेज पीएच चाहिए होता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट फेजेस ऑफ सेल साइकिल वाला, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। हमें पता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर हम एक पढ़ते हैं इंटरफेस, ठीक है, और एक होता है आपका एम फेज। इंटरफेस की मैं बात करूं बेटा, तो इसके अंदर आपका आता है G1 फेज, S फेज और G2 फेज, और M फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में भी बात करूं तो पहले प्रोफेज, 4 स्टेजेस है इसकी, फिर आता है मेटाफेज, फिर आता है एनाफेज, और फिर आता है मेरे बेटा टीलोफेज, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो आप जैसा कि इसके अंदर देख पा रहे, ये आपका पहले इंटरफेस दे रखा है जिसमें G1 फेज, S फेज, G2 फेज, उसके बाद आपका M फेज है, ये M फेज दे रखा है। M फेज में हम बात करें तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस आएगा, इसमें एक मिसिंग है, थोड़ा सा ये डायग्राम में ही गलती है, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पर ये पहला स्टेज है प्रोफेज, ठीक है, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कैरियोकाइनेसिस खत्म हुआ, देन साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये और दो, ये इंटरफेज, 2 डिवीजन फेज, अनफेज के बीच का फेज है, फिर ये वापस से इंटरफेज शुरू हो रहा है। लेकिन अब आप इसमें देख रहे हैं, मान लीजिए G0 फेज क्या है, कुछ सेल्स होती है
जो G1 फेज से निकलकर एस फेज में एंटर होने की जगह क्या है वो हम थ्योरी में पढ़ते हैं, ये G1 से निकल के G0 फेज के अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है, क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। तो G1 से निकलकर G0 में एंटर कर रही है, अदरवाइज पहले इंटरफेज आ रहा है G1 G2, फिर आपका एन फेज है, एन फेज में कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिर ये साइटोकाइनेसिस देख पा रहे हैं। तो ये अगर ऐसे ही एज इट इज लेबलिंग से क्वेश्चन आ जाए तो आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बेटा जी इसके अंदर हम बात करेंगे, नेक्स्ट बच्चा इसके अंदर हम बात करेंगे ये पिगमेंट्स इंसॉल्व्ड इन द फोटोसिंथेसिस, ये वाला जो ग्राफ है। अब ये मैं आपको बता देती हूँ क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता जरूर है। आप सबको देख पा रहे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स, ये सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, आपको पता है नाम विबग्योर, इसी रेंज को ये वो करता है, विबग्योर को। अब ये बना ऐसा है तो मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर ये थोड़ा शुरुआत में क्योंकि ग्राफ ऐसा बना है तो मेरे को इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा विबग्योर भी, क्यों अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। विबग्योर को ये, अब ये देखो इसमें जो ग्राफ है ना, ये अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, मतलब अब किस लाइट पर कौन सा पिगमेंट जो है मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिख रहा है आपका। देखो ग्राफ शोइंग द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड द कैरोटेनॉइड्स। यू कैन सी ये जो ब्लू वाला है बच्चा, दिस इज द क्लोरोफिल ए, ये जो येलो वाली लाइन है दैट इज द कैरोटेनॉइड्स, और जो ग्रीन वाला है ये आपका क्लोरोफिल बी है। तो यू कैन सी कि क्लोरोफिल ए की मैं बात करूं, यानी कि जो ब्लू वाली जो लाइन है, आप देखो एक तो ब्लू कलर पर, मेरे को ये वाला कलर में यूज करूंगी तो आपको दिखेगा नहीं ढंग से, मैं दूसरे कलर से यूज कर लेती हूँ। इसके दो पीक दिखाई दे रहे हैं आपको, एक रेड कलर पे दिखाई दे रहा है, एक ब्लू कलर पे दिखाई दे रहा है। यानी कि जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है इसका मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन, एक तो पीक आता है ब्लू पे, दूसरा आता है रेड पर, ठीक है। दिस इज द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ब्लू और रेड। अब ऐसे ही आप क्लोरोफिल डी ग्रीन वाला है तो आप देखो ब्लू से थोड़ा दूसरी लाइट पर, ग्रीन येलो के बीच में है इसका एब्जॉर्प्शन पीक एक। ऐसे ही आप कैरोटेनॉइड्स की देखोगे तो ये भी ब्लू से आगे की तरफ दो पीक वहीं की वहीं खत्म हो रहे हैं, ठीक है, मतलब येलो के रेड के पहले पहले ही, बस इस तरीके से है, इसमें और कुछ नहीं है। तो कुल मिला के आपको जो मेजर चीजें याद रखना है वो याद रखना है कि क्लोरोफिल ए का जो पीक है, मतलब मैक्सिमम किस लाइट पर एब्जॉर्प्शन होता है, तो ब्लू पर एक पीक आता है, दूसरा रेड पर आता है। ये तो अब लाइट के एब्जॉर्प्शन से फोटोसिंथेसिस होगा, आउटपुट क्या होगा कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, कितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट, तो वही आपका ये होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। ये नेक्स्ट जो ग्राफ है एक्शन स्पेक्ट्रम का ही दे रखा है, तो वही विबग्योर के उसमें अब पहला पीक ब्लू पर आया था, हमें पता है पहला पीक ब्लू पर आया था ना, दूसरा पीक रेड पर आया था, मैक्सिमम लाइट क्लोरोफिल ए वही एब्जॉर्व कर रहा था। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी जितना मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्व करेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ऑब्वियस सी बात है वहीं पर ज्यादा होगी, और ये हम ओटी इजोल्यूशन कितना हो रहा है उससे रिलीज कर लेते हैं। तो मैक्सिमम लाइट ब्लू और रेड पर, क्लोरोफिल ए का भी अपन को जानना है, मेनली इसमें क्लोरोफिल ए का ही दर्शाना चाह रहा है ये। तो क्लोरोफिल ए का अब्जॉर्प्शन भी ब्लू और रेड पर था, तो एक्शन स्पेक्ट्रम भी आप देखोगे तो वहीं ऑलमोस्ट ब्लू और रेड पर आएगा। तीसरा ग्राफ जो है इसमें दोनों को मिक्स कर दिया, वही क्लोरोफिल ए के लिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है व्हाइट वाला, और दूसरा वाला है जो अब्जॉर्प्शन वाला है। तो हमें पता है अब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन का पीक एक ब्लू पर आया था, एक रेड पर आया था, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ब्लू और रेड पर ही ज्यादा है। ग्राफ शोइंग द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज्ड, मिला दिया उसने अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए के लिए ही है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए के लिए उसने कुल मिला के इन तीनों ग्राफ में मैम मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्लोरोफिल ए, एक पीक आता है ब्लू पर, दूसरा आ रहा है रेड पर। सेम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में भी तो ऑब्वियस सी बात है वही पीक आएगा ब्लू और रेड पर, दोनों को मिलाकर ही तीसरा ग्राफ शो कर रखा है, दैट्स इट, ठीक है। आगे बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाइट, ही वही है कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ रहा है शुरुआत में, तो यू कैन सी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर सैचुरेशन आ जाएगा, फिर दूसरे फैक्टर बिकमिंग द लिमिटिंग, तो उसके बाद देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद लाइट इंक्रीज हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। देखो ग्राफ ऑफ अदर देन द ग्राफ CO2, टेम्परेचर, वाटर, ये बिकम, ये क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर जाएंगे, दूसरी जो फैक्टर्स है दे अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट दैट टाइम। इसमें तो एज इट इज अरिथमेटिक ग्रोथ करना, आपको पता है लीनियर कर्व देखने को मिलता है,
यही बात मैं जियोमेट्रिक साइकिल ऑफ ग्रोथ की करूँ, यू कैन सी सिग्मोइड शेप, एस शेप देखने को मिल रहा है। सिग्मोइड में पहले लैग फेज धीरे धीरे ग्रोथ होगी, फिर मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल और लॉग फेस होता है, फिर स्टेशनरी फेस आ जाता है। ठीक है, तो ये सिग्मोइड शेप देखने को मिलता है जियोमेट्रिक फैशन ऑफ ग्रोथ। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आप देख पा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है। यू कैन सी मैम ये भी सिग्मोइड यानी कि एस शेप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, वही सिग्मोइड और एस शेप होता है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो ये आ जाता है कि अगर ये जो सिग्मोइड और एस शेप का ग्राफ है ये शिफ्ट टू राइट होता है तो इसका मतलब क्या, ये शिफ्ट लेफ्ट होता है तो इसका मतलब क्या है। तो इसमें मैंने लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर राइट शिफ्ट का मतलब है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की अफिनिटी जो है ये डिक्रीज हो गई, यानी कि इसके डिसोसिएशन को फेवर करेगा। और लेफ्ट तरफ शिफ्ट होने का मतलब है इस ग्राफ का, यानी कि ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के बीच की एफिनिटी इंक्रीज हो गई है, यानी कि इसके बाइंडिंग को ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को फेवर करता है। ठीक है, तो ये सिग्मोइड और एस शेप कर्व बनता है। ठीक है, शिफ्ट टू राइट और शिफ्ट टू लेफ्ट मतलब क्या होता है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। दूसरा एक बहुत रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से जो क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है विच इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कौन से ऐसे फैक्टर है डिसोसिएशन यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ने में काम करेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिए फेवरेबल कंडीशन फॉर द डिसोसिएशन, मतलब HdO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को तोड़ने में उसके डिसोसिएशन में जो फेवरेबल कंडीशन है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होना चाहिए, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए और आपका pH कम होना चाहिए। अगर यही बात मैं करूं कि मैम ये तो आपने डिसोसिएशन के लिए फेवरेबल कंडीशन बताई, इनके फॉर्मेशन के लिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, तो आप उल्टा कर दोगे, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, नो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, नो H+ आयन, हाई pH और लो टेम्परेचर, ये सारी कंडीशंस होंगी विच इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी इन द क्लास। सो दैट्स इट बच्चा, जितने भी जो ग्राफ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपको बायोलॉजी के अंदर नीट एस्पिरेंट्स को, तो मैंने कोशिश की है कि मैं इस लेक्चर के अंदर वो सारा सम अप कर दूं। आई होप आपका लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।